हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे नाजीज़म। लास्ट सेशन में हमने नाजीज़म में हिटलर की पॉलिसीज़ की, जिस वजह से उसने पूरी कंट्री का एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंट्रोल है अपने हाथों में ले लिया और वो एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर बन गया। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे नाजीज़म में वो कौन से मीन्स थे जो उन्होंने यूज़ किए थे एंड कोजेस ऑफ सक्सेस ऑफ हिटलर। तो हिटलर इतना सक्सेस क्यों रहा, चाहे वो 1933 में ही आया, उसने 45 तक ही रूल किया था, लेकिन इसमें भी छोटे से टाइम पीरियड में एक पर्सन जो पॉवर्टी से आता है, जो बहुत ही गरीब, वर्ल्ड वॉर 1 में एक सिंपल सोल्जर बनता है और फिर वो पूरी जर्मनी का लीडर बन जाता है। तो उसके मेन कौन कौन से जो मेथड उसने यूज़ किए थे, तो मीन्स यूज्ड बाय नाजिस्ट, जिससे पूरी कंट्री को वो कंट्रोल कर सके। तो इसमें 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज डिक्टेटरशिप। तो उसने टोटलिटेरियन है इस रिजीम को इस्टेब्लिश किया था। तो टोटलिटेरियनिज्म जिसमें सभी की सभी पावर किसके पास आ जाती हैं, एक लीडर के पास आ जाती हैं। इसके लिए उसने नेशनलिज्म है इसकी फीलिंग को क्रिएट किया। उसने कहा अगर हम एक नेशन को महान बनाना चाहते हैं तो सभी पावर एक लीडर के पास होनी चाहिए। जो नाजी का लीडर है वो ही क्या होगा, पूरे देश का लीडर होगा, कोई भी अदर ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए। इस तरह उसने अपनी पॉलिसीज को बनाया था। और जो फेडरल स्ट्रक्चर था, जर्मनी का फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी गवर्नमेंट में चेंज करके सभी की सभी पावर को अपने हाथ में ले लिया, तो वो एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए वो एडवोकेट करता है मिलिट्रीइज्म को। तो जो मिलिट्री है, तो इसमें हिटलर की एक स्पेशल टास्क फोर्स थी, एक सिक्योरिटी फोर्स थी जिसको एसएस कहते थे, जो हिटलर के सभी काम करती थी। अगर हम जीव को कहते हैं, इसको मारा गया था, 6 मिलियन जीव को मारने के लिए भी एसएस फोर्स है, इसी ने ही काम किया था। अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर है, उसको मारना है, जो फोर्स ही काम करती थी। तो जी हिटलर के इशारों पर नाचती थी, जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट पर्सन होते थे। तो जो वायलेंट पर्सन होते हैं, जो लोगों को तोड़ते हैं, उनको ही हिटलर ने अपने इस सिक्योरिटी फोर्स में इंक्लूड किया था। इस तरह हिटलर ने मिलिट्रीइज्म को इस्टेब्लिश किया और डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश कर लिया। और जो भी उसके ओपोनेंट होता था उसको वो क्रश कर देता था, मीनिंग उनको मरवा दिया जाता था थ्रू एसएस। एंड इसके लिए जो हिटलर है, हिटलर इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि पूरी जर्मनी में उसके अगेंस्ट जो उसने कह दिया, जो उसने ऑर्डर दे दिया, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं होता था। पूरी जर्मनी में हिटलर ही था, जो लेजिस्लेचर था उसने जो कह दिया वो लॉ बन गए। हिटलर की विल ही लॉ होती थी। चीफ लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशियल, सभी की सभी पावर उसके पास थी। तो पूरी मशीनरी किसके पास आ गई, हिटलर के पास आ गई थी। तो हिटलर एक सुप्रीम लीडर माना जाता था। हिटलर मानता था जो पावर्स हैं, पावर कहाँ पर जानी चाहिए, टॉप पर होनी चाहिए, टॉप से लेकर बॉटम तक जाती हैं। तो जो टॉप में बैठा है, टॉप में कौन है, हिटलर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑपोजिट होती है, बॉटम से टॉप तक होती है। इसलिए हिटलर अपने आप को क्या कहता था, मैं ही जर्मनी का सुप्रीम लीडर हूँ, जो मैं कहूँगा देश के वेलफेयर के लिए कहूँगा। अगर मैं चाहता हूँ जीव हैं, जीव को मार दिया जाए, जे भी हमारे देश के लोगों के वेलफेयर के लिए ही कर रहा हूँ। तो इस तरह हिटलर ने डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश किया। आफ्टर दैट प्रोपोगंडा, उसका सेकंड मीन क्या था, प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा तो ऐसा होता है जिससे प्रोपोगंडा करने वाला पर्सन अगर हेवन को हेल कह दे, तो वो जो पर्सन सुनने वाले हैं वो हेवन को सच में ही हेल मानने लग जाते हैं। इस तरह स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इसकी थी। तो प्रोपोगंडा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसमें मेन लीडर कौन से थे, हिटलर, गोरिंग, गोबल्स, जे स्ट्रॉन्ग प्रोपोगंडाइस्ट थे। तो प्रोपोगंडा करने वाले जी मेन लीडर माने जाते हैं, जिन्होंने पूरे जर्मनी में जो के अगेंस्ट है प्रोपोगंडा को इस्टेब्लिश किया था। तो जे पर्सन्स क्या करते थे, जे हिटलर के इशारों पर ही नाच रहे थे। तो पूरे न्यूज़पेपर, रेडियो, बुक्स, फिल्म्स जे सब प्रमोट क्या करती थी, पॉलिसीज ऑफ नाजीइज्म, हिटलर की पॉलिसीज,
जो आइडियोलॉजी नाजिज्म की थी इसको ही सबसे इम्पोर्टेंट और सही बताया जाता था। हम भी ऐसे होते हैं, अगर हमारे व्यू में कुछ सीन है, हम कहते हैं ये बात गलत हो सकती है, लेकिन हम अपनी बात कहने से पहले जो 10% होल हैं हम उनके ओपिनियन सुनते हैं। उनके ओपिनियन सुनने के बाद ही हम अपना व्यू देते हैं। कहीं ना कहीं हमारा ओपिनियन है वो 10% से उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसी तरह जब हिटलर है, हिटलर सभी पर्सन्स को अपने साथ मिला लेता है। न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, सभी जगह हिटलर की पॉलिसीज को, आइडियोलॉजी को सही कहते हैं, तो कॉमन पर्सन को भी लगता है शायद हिटलर ही सही है, इसलिए तो वो हिटलर का साथ दे रहे थे। तो इस तरह नाजीइज्म में हिटलर ने प्रोपोगंडा को यूज करके कॉमन पर्सन को अपने फेवर में किया था। थर्ड वन इज स्पाई सिस्टम। उस टाइम स्पाई सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, किसी को पता ही नहीं चलता कौन पर्सन है किस स्पाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, हम एक दूसरे की, जैसे हमारी रॉ है या फिर हमारा सीबीआई है, तो वो ऐसे ही जो इन्वेस्टिगेट करते थे, किसी को पता ही नहीं था कौन सा पर्सन है किसकी किस टाइम स्पाई कर रहा है। तो मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, तो किसको लिया गया, जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको इस काम के लिए रखा गया कि आप अदर पर्सन की स्पाई करनी है। तो एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फैमिली के मेंबर्स हैं। तो जुडिशरी है, जुडिशरी भी क्या करती थी, जो हिटलर ने ऑर्डर दिए हैं, हिटलर की जो पॉलिसीज हैं उसको ही इम्प्लीमेंट करती थी। वो ही कहते थे कि अगर आप स्पाई कर रहे हो आप सही हो, अगर कोई नहीं कर रहा है तो इसका मीनिंग उसको ही पनिशमेंट दिया जाता था। तो जुडिशरी भी इस टाइम कुछ नहीं कर पा रही थी। तो हर टाइम एक ऐसा टेरर का पीरियड बन गया था जिसमें लोगों को कुछ नहीं पता था कि अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ ही बैठकर अगर हम चाय भी पी रहे हैं या कुछ खा पी भी रहे हैं, वो हमारी स्पाई ही कर रहा हो, हमारी इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो हर एक पर्सन में इस तरह का माहौल बन चुका था। एंड लास्ट वन इज यूज ऑफ फोर्स। उसने कहा था अगर हम वायलेंट मीन को यूज करेंगे तभी हम रूल कर सकते हैं। तो वो वायलेंस को, फोर्स को सबसे ज्यादा यूज करता है, क्योंकि हिटलर बिलीव करता है नेशन इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल फॉर पावर। क्योंकि अगर वॉर होगी, वॉर में वायलेंस तो होती है और इसके लिए नेशन को हर टाइम तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम अदर टेरिटरी को, पूरे वर्ल्ड में अपने नेशन को महान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है वॉर का होना। एंड इसके लिए हिटलर क्या कहते हैं, वायलेंस इज अ साइन ऑफ इम्पीटेंट एंड फिजिकल एंड मेंटल डिके। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो वायलेंस है ना, अगर हम लोगों के साथ वायलेंस करेंगे, वायलेंस से लोग हेल्पलेस हो जाते हैं और उनका फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी खत्म हो जाती है। अगर हम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, वायलेंस से कभी ना कभी हम अक जाते हैं, हम परेशान होकर कहेंगे लीव इट, हम छोड़ देते हैं। तो मीनिंग आम लोगों में अगर वायलेंस का डर होगा तो वो हेल्पलेस हो जाएंगे, वो बिल्कुल राजा के काम को मानेंगे, राजा के ऑर्डर को ही मानेंगे। हिटलर एक डिक्टेटर बन जाता है, वायलेंस को यूज करता है, उसके लिए तो माइट इज राइट वाली सिचुएशन ही सबसे बेस्ट मानी गई थी। इस तरह अगर कोई भी उसके अगेंस्ट कहते हैं तो उसको नहीं पता उसके साथ क्या होगा और उसके लिए, उसकी पनिशमेंट के लिए, गलती के लिए उसको आंसरेबल भी नहीं है कि हमको ये पनिशमेंट क्यों दी जा रही है। तो इस तरह हिटलर ने इन मीन्स को यूज कर पूरी कंट्री में 12 साल तक रूल किया था। अब इसके बाद करते हैं हम कॉजेस ऑफ सक्सेस ऑफ नाजी पार्टी। जो नाजी पार्टी है, हिटलर है, वो सक्सेस क्यों रहती है। इसका फर्स्ट कॉज है हार्शनेस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइली। जो वर्साइल की ट्रीटी हुई थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, उसके बाद 1919 में वर्साइल ट्रीटी हुई थी, जिसमें जर्मनी के राइनलैंड है इसको डीमिलिटराइज किया गया था, जिससे लोग खुश नहीं थे। इसके अदर टेरिटरीज हैं, उन टेरिटरीज पर भी डिस्प्यूट स्टार्ट हो चुका था, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जो मिलिट्री मैन है, जो फिर देशभक्त हैं, वो अपने देश के सरकार के अगेंस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी। वो चाहते हैं हमारी जर्मनी की ग्लोरी है, इसको रिवाइव करना पड़ेगा। और हिटलर खुद ही इस पॉलिसी को अगेंस्ट था, वो भी वर्साइल ट्रीटी से बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। उसके बाद ही वो
पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, उसके बाद ही वो लीडर बनके एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करके लीडर बनकर देश पर रूल करता है। तो यही ट्रीटी है जिस वजह से वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है। देन इकोनॉमिक क्राइसिस 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आता है। ग्रेट डिप्रेशन में जो जर्मनी के लोग हैं, जर्मनी के लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, वैसे पूरे वर्ल्ड के लोग ही अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है। और इन सब के लिए वो कहता है जो ज्यू हैं, ज्यू ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो चुका था, इसलिए वो लोगों में एक होप लेकर आता है, अगर हम सत्ता में आते हैं, जब हमारे पास पावर होगी, आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, इन्फ्लेशन को ख़त्म किया जाएगा, देश का एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको सेल्फ सफिशिएंट भी करेंगे। और एक्चुअल में ऐसा हुआ भी। जब नाजीनिज्म, जब हिटलर है पावर में आता है, उसने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत काम किए थे। जो उसका डेट था, डेट को ख़त्म कर अब उसकी इकोनॉमी सरप्लस बन गई थी। देन फियर ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म रशिया में स्प्रेड हो चुका था और जो कैपिटलिस्ट थे वो डर रहे थे कि जर्मनी में भी कम्युनिज्म ना आ जाए, क्योंकि रशिया और जर्मनी एक नेबर कंट्री हैं। तो इसीलिए उसने क्या किया, हिटलर कहता था हम कम्युनिज्म के अगेंस्ट हैं, हम कम्युनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? एक्चुअल में उसको लेबर की भी, कैपिटलिस्ट क्लास की भी, दोनों की ही हेल्प की जरूरत थी। इसीलिए जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, इससे उसने मनी ली, बहुत सी मनी, फाइनेंशियल असिस्टेंट लेकर अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाया था। देन एंटीसेमिटिज्म, एंटीसेमिटिज्म का मीनिंग क्या हो गया? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रेसिज्म। नाजीइज्म को हम किस नाम से जानते हैं? रेसिज्म के नाम से ही जानते हैं, जिसमें 6 मिलियन जीव हैं, इनकी डेथ हो जाती है, डेथ नहीं, इनको मार दिया जाता है। तो इस तरह रेसिज्म के एक एक्सट्रीम फॉर्म, जिसके लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाए जाते हैं, गैस छोड़ दी जाती है, जिसमें लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, इस तरह एंटीसेमिटिज्म की फीलिंग को क्रिएट करता है। और ये फीलिंग लोगों के मन में भी क्रिएट हो जाती है, लोगों को भी लगता है हिटलर सही कर रहा है। देन द एथनिक ट्रेडिशन एंड कैरेक्टर, वो कहता है अब ज्यू के अगेंस्ट नफरत को स्प्रेड करना। क्यों? क्योंकि वो कहता है जो जर्मनी के लोग हैं ना, ये क्या है? आर्यन पीपल हैं। जो आर्यन होते हैं वो उनमें प्योर ब्लड होता है। अगर इनमें प्योर ब्लड है तो ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्लास है। इसीलिए जो अदर क्लासेस हैं, अदर रेसेस हैं, जो अनडिजायरेबल है। लोगों के मन में एक फीलिंग क्रिएट होती है जर्मन ही सुपीरियर है, जर्मन रेस ही सुपीरियर है, इसके अलावा कोई भी और रेस सुपीरियर नहीं हो सकती है। तो इसी फीलिंग के साथ वो लोगों की सिंपैथी है अपने फेवर में कर लेता है। देन डिसकंटेंट अगेंस्ट वेमार रिपब्लिक। अब वेमार रिपब्लिक, जब मोनार्की खत्म होती है, वेमार रिपब्लिक को इस्टेब्लिश किया जाता है। अब क्या होता है? वेमार रिपब्लिक है, रिपब्लिक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन होता है, जिसमें लोगों को फेवर नहीं कर पाती है, जिसमें उसने अच्छे डिसीजन नहीं लिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुई और लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। इसीलिए ये फेलियर के कारण जिससे लोग डिसकंटेंट होते हैं, इसको वो अपने फेवर में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। देन मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर। ये तो मानता है कि हिटलर एक ब्रेव सोल्जर था जिसने बहुत से मेडल जीते थे। हिटलर जब भी स्पीच देता था सभी सुनते थे, उसकी पॉलिसी क्लियर कट होती थी, उसको पता होता था मुझे किस टाइम कब क्या करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन था, खुद मिलिट्री से आया था, इसीलिए लोगों को भी वही मिलिट्री डिसिप्लिन ओबीडियंस सिखाना चाहता था। जब भी हिटलर की स्पीच होती थी उसमें लाखों ही लोग आते थे, इसीलिए उसकी पर्सनैलिटी से जितने भी उसके अंडर आए सभी इन्फ्लुएंस होकर गए हैं। तो हिटलर की पर्सनैलिटी तो इतनी थी, जब 1936 में ओलंपिक्स होते हैं, वो ओलंपिक गेम है वो जर्मनी में ही होती है, जो हिटलर की इन्फ्लुएंस के अंडर ही हुई थी। देन नाजी प्रोग्राम्स, नाजी पार्टी ने क्या किया कि जो वर्साइल की ट्रीटी है हम इसको खत्म कर देंगे, इसको चेंज करेंगे। तो इन्होंने वायलेट कर दी। 1934 में लोगों को कहा हम अपनी ग्लोरी है इसको वापस लेकर आएंगे, और उसके लिए काम भी किया, हम ज्यू को खत्म कर देंगे, वो भी कर दिया। जर्मनी की रेस को सुपीरियर करेंगे, वो बनाने की कोशिश की। तो इसकी प्रोग्राम आम लोगों को बहुत पसंद आए, जिस वजह से नाजी पार्टी हमेशा जीतती गई। देन लास्ट यूज ऑफ रिलीजन। अब क्या है, जो रिलीजन है वैसे तो नाजीज्म में फेवर नहीं करती थी। हिटलर कहता था
रिलीजन को अगर हम यूज़ करेंगे तभी आम जनता जो रिलीजियस पर्सन है हमारे अंडर आ सकते हैं। तो उसका जो फ्लैग था, स्वास्तिका निशान था जो रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, वो कहता है कि अगर स्वास्तिका निशान है, ये क्या बता रहा है, हम एक प्योर आर्य हैं, तो हमारे आर्य होने में हमको गर्व है। ऐसी चीज़ों से रिलीजन से लोगों को अपने इन्फ्लुएंस के अंडर लेकर आ रहा था। तो इस तरह ये बहुत से कोजेज बन जाते हैं जिससे नाजी पार्टी है, हिटलर है, सक्सेसफुली रूल करता है। तो जब 45 में डेथ होती है नाजी की, हिटलर की, उसके बाद नाजी पार्टी है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद नाजीइज्म का नाम है काले अक्षरों में लिखा जाता है बिकॉज ऑफ रेसिज्म। विद दिस हमारा नाजीइज्म का टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम फासिज्म एंड नाजीइज्म इन दोनों में डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।